हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के अंतर्गत देखने वाले हैं। वर्ण विचार हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियो लाइन बाय लाइन से। उसके बाद आज हम लोग प्रवेश कर चुके हैं शब्द विचार में। तो वर्ण विचार के बाद जो हमारा था वो क्या था, शब्द विचार। तो आज हम लोग शब्द विचार के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को शब्द के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है शब्द विचार। तो शब्द विचार जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो शब्द होता क्या है। तो शब्द किसे कहते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब वर्ण कह लीजिए या ध्वनि कह लीजिए। वैसे भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है, या जिसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, ये देखिए गाय। तो गाय क्या है, एक शब्द है। उसी प्रकार से घर भी क्या है, एक शब्द है। उसके बाद रोटी भी क्या है, तो रोटी भी एक शब्द है। उसी प्रकार से हिमालय भी एक शब्द है। तो देखिए, यहाँ दिया गया वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। तो सार्थक का मतलब क्या होता है, तो जिसका कुछ अर्थ हो। मतलब वर्णों या ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम लोग शब्द कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ है गाय। तो गाय क्या है, एक शब्द है। तो उसमें अगर पता करना हो जो किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो देखिए गाय में जो है 4 वर्णों का मेल हुआ है। कौन कौन, तो देखिए ग हलंत हो जाएगा प्लस आ, उसके बाद य हलंत प्लस अ। इस प्रकार से हमारा ये चारों क्या हो गया, तो ये चारों हो गया वर्ण। और इस चारों वर्ण के मिलने पर क्या बना, एक शब्द बना, जिसका अर्थ क्या होता है, गाय। तो इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम इसको शब्द कह सकते हैं। मान लीजिए इसको हम उल्टा के लिख देंगे य और उसके बाद गा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसमें भी क्या है, वर्णों का एक समूह है, लेकिन चूंकि ये क्या है, सार्थक नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे शब्द नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। या वर्णों या ध्वनियों के ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द। तो उम्मीद है आप लोग शब्द जान गए होंगे। जैसे में याद रख लीजिएगा, गाय, घर, रोटी, हिमालय इत्यादि, ये सभी क्या है, शब्द है। उसके बाद चलते हैं हम लोग शब्द के भेद पर। मतलब शब्द के कितने भेद होते हैं या शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द को मतलब कितने भाग में बांटा गया है, उसके कुछ आधार है। आधार जैसे क्या है, तो यहाँ दिया गया उत्पत्ति। मतलब उत्पत्ति के दृष्टि से जो है, मतलब शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला हो गया तत्सम शब्द, दूसरा हो गया तद्भव शब्द, तीसरा हो गया देशज शब्द, और चौथा हो गया विदेशज। तो याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया तत्सम शब्द, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज, और चौथा हो गया विदेशज। तो उसके बाद हम लोग बारी बारी से इन चारों के बारे में जानेंगे। जो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज को कैसे पहचानेंगे, विदेशज को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब तत्सम की ओर। तो तत्सम क्या होता है, या तत्सम शब्द किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, हिंदी में जो है संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम कहते हैं। मतलब हिंदी में ऐसे शब्द जो संस्कृत के मतलब डायरेक्ट उठा के यूज कर लिया गया है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग। जो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द, मतलब संस्कृत के जो ऐसे शब्द जो डायरेक्ट हिंदी में यूज होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। सिंपल भाषा में समझना है तो याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत में भी वही यूज होता है और हिंदी में भी आने के बाद वही यूज होता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, तो तत्सम बोलेंगे। जैसे में देखिए क्या लिखा है, तो जगत, उसके बाद हो गया फल, उसके बाद हो गया पुष्प, उसके बाद है पुस्तक, नेक्स्ट है पृथ्वी। तो देखिए ये शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में भी सेम यूज होता है और हिंदी में भी सेम यूज होता है, इसीलिए इस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो तत्सम शब्द किसे कहेंगे, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम। मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो डायरेक्ट हिंदी में यूज हो जाता है,
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम। इसका एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये है जगत, फल, पुष्प, पुस्तक और पृथ्वी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द के उदाहरण। उसके बाद है तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहेंगे, तो देखिए तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहा जाता है, तद्भव। मतलब तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। या हम सिंपली भाषा में बोले तो तत्सम के जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं तद्भव। मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका रूपांतरण होके हिंदी में यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भव। उसी को लिखा गया है जो तत्सम के बिगड़े रूप को, बिगड़े मतलब यहाँ बिगड़ना मतलब नहीं समझिएगा, यहाँ समझिएगा रूप बदले हुए। मतलब तत्सम का जो रूप बदलकर हिंदी में यूज होता है उसे हम लोग बोलेंगे तद्भव। जैसे देखिए अग्नि, तो अग्नि क्या है, संस्कृत शब्द है, तो ये हो जाएंगे तत्सम। और इसका हिंदी में यूज करते हैं आग, तो आग क्या हो जाएगा, तद्भव। तो याद रखिएगा अग्नि तत्सम शब्द और आग क्या हो जाएगा, तद्भव। उसी प्रकार से ये होता है कुब्ज। कुब्ज का मतलब होता है कुबर, तो कुब्ज हो गया तत्सम शब्द, ये संस्कृत का शब्द है इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। और कुब्ज का मतलब होता है कुबर, तो ये कुबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द मतलब तद्भव शब्द। उसी प्रकार से ये होता है कर्पूर, तो कर्पूर भी क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो कर्पूर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। और कर्पूर को हिंदी में बोलते हैं कपूर, तो ये कपूर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तद्भव शब्द। तो उम्मीद है तत्सम और तद्भव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है देशज। तो देशज का मतलब क्या होता है, देश प्लस ज। तो देश का मतलब होता है देश और ज का मतलब होता है जन्मा। मतलब ऐसे भाषा जो देश में जिसका जन्म हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे देशज। या सिंपली भाषा में बोले तो देश की बोलचाल के भाषा में पाए जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, देशज। तो यहाँ भी वही लिखा गया है, जो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। मतलब देश की जो बोलचाल वाला भाषा है उसमें जो शब्द पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलेंगे देशज। सिंपली नाम से ही स्पष्ट है, देशज का मतलब ऐसे भाषा या ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे देशज। या जिनका जन्म देश की बोलचाल की भाषा में हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे देशज। जैसे में याद रखिएगा डिबिया हो गया, उसके बाद फुनगी हो गया, उसके बाद हो गया तेंदुआ, उसके बाद हो गया लोटा, उसके बाद हो गया पगड़ी इत्यादि। तो इस सब शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, देशज। देशज का भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। यह डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी ये सभी क्या है, तो देशज शब्द के उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विदेशज। तो नाम से भी यहाँ ही स्पष्ट है, ये क्या है, विदेश प्लस ज। तो विदेश मतलब विदेश और ज का मतलब होता है जन्म। मतलब ऐसे भाषा जिसका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे विदेशज शब्द। तो परिभाषा में भी वही लिखा है, जो जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ है, विदेशों में हुआ है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे। मतलब जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, विदेश का मतलब हमारे देश से बाहर हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे। ये भी नाम से ही स्पष्ट है, देशज का मतलब जिसका जन्म देश में हुआ है, तो विदेशज का मतलब क्या हो जाएगा, तो जिसका जन्म विदेश में हुआ है अर्थात हमारे देश से बाहर हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे विदेशज शब्द। जैसे देखिए अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द है जो विदेशज है, तो अंग्रेजी भाषा वाला आप लोगों को मतलब देखते ही पता चल जाएगा जो ये विदेशज है। जैसे देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, इंग्लिश शब्द है। उसी प्रकार से हो गया डॉक्टर, तो डॉक्टर भी क्या है, इंग्लिश शब्द है। उसके बाद हो गया बुक, उसके बाद हो गया टेबल। तो इंग्लिश वाला शब्द जो है मुझे नहीं लगता आप लोगों को कंफ्यूजन में होगा, इंग्लिश वाला जो भी शब्द है उसे आप लोग लगा दीजिएगा आराम से। विदेशज में कंफ्यूजन हो जाता है ये फारसी और अरबी वाले शब्द में, क्योंकि ये इन दोनों में मिक्स कर दीजिएगा। इन दोनों को विशेष रूप से देख लीजिएगा। जो फारसी के भी कुछ शब्द है जिसका जन्म विदेश में हुआ है, तो फारसी का शब्द जैसे क्या हो गया, तो ये हो गया आराम, उसके बाद है अफसोस, उसके बाद है किनारा, उसके बाद है गिरफ्तार, उसके बाद है गिरफ्त। तो ये हो गया फारसी के कुछ शब्द, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरफ्त। ये सभी क्या है, तो अरबी के शब्द है, लेकिन ये आएगा विदेशज शब्द के अंतर्गत, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है अर्थात हमारे देश के बाहर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है अरबी के कुछ शब्द जो क्या है, विदेशज। तो देखिए अरबी के जैसे है असर, उसके बाद है किस्मत, उसके बाद है ख्याल,
दुकान, मदद इत्यादि। मतलब अरबी के कुछ शब्द कौन कौन है, तो ये है असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, उसके बाद है मदद। तो ये सब कैसे शब्द है, तो ये है विदेशज शब्द। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो शब्द किसे कहेंगे, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल का मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। जैसे में हो गया गाय, घर, रोटी, हिमालय। जैसे गाय में मैंने बता दिया है जो कौन कौन वर्णों का मेल हुआ है। उसी प्रकार आप अगर घर के बारे में जानना चाहेंगे तो घर में भी देखिए कौन कौन वर्ण का मिलान हुआ है। तो देखिए घर में होगा घ हलंत प्लस अ, उसके बाद र हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं 4 वर्ण मिलने के बाद घर एक क्या बना है, शब्द बना है। तो याद रखिएगा वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। उसके बाद शब्द के प्रकार में याद रखिएगा जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद तत्सम शब्द किसे कहेंगे, तो तत्सम में याद रखिएगा हिंदी में जो है संस्कृत के मूल शब्द को क्या बोलेंगे, तत्सम। मतलब हिंदी में ऐसे शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम। एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं जगत, फूल, जगत, पुष्प, उसके बाद हो गया पुस्तक, पृथ्वी, फल, ये सभी क्या आ जाएगा, तत्सम शब्द। उसके बाद तद्भव क्या होता है, तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहेंगे। मतलब तत्सम का जिसका रूप बदलकर हिंदी में यूज होता है उसे हम लोग बोलेंगे तद्भव। जैसे देखिए अग्नि क्या है, तो संस्कृत शब्द है, तो ये हो जाएंगे तत्सम। अग्नि का मतलब होता है आग, तो हिंदी में यूज करते हैं आग, तो अग्नि का यूज करते हैं आग, तो आग हो जाएगा तद्भव शब्द। उसी प्रकार कुब्ज, कुब्ज हो जाएगा तत्सम, और कुबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तद्भव। उसी प्रकार कर्पूर हो जाएगा तत्सम और कपूर हो जाएगा तद्भव। उसके बाद देशज शब्द किसे कहेंगे, तो जिन शब्द का जन्म देश में हुआ है, या बोल सकते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति देश की बोलचाल के भाषा में हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे देशज शब्द। जैसे हम बोल सकते हैं डिबिया, फुनगी, लोटा, तेंदुआ, पगड़ी, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, देशज शब्द के उदाहरण। फिर विदेशज शब्द किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे विदेशज शब्द। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द तो आप पहचान लीजिएगा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बुक, टेबल, ये सभी क्या है, इंग्लिश के शब्द है, तो ये तो निश्चित रूप से विदेशज हो जाएंगे। उसके बाद फारसी के कुछ शब्द है जैसे आराम, अफसोस, उसके बाद किनारा, गिरफ्त, गिरफ्तार, ये सभी क्या हो जाएंगे, विदेशज शब्द। उसी प्रकार अरबी के कुछ शब्द है जैसे असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद, ये सभी भी क्या हो जाएंगे, विदेशज। उसके बाद चलते हैं हम लोग बनावट के आधार पर जो शब्द के 3 भेद होते हैं उसकी ओर। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा शब्द का प्रकार है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है बनावट या रचना। मतलब जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उसी प्रकार से बनावट या रचना के आधार पर जो है शब्द के मात्र 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन, तो पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया यौगिक शब्द, और तीसरा हो गया यौगरूढ़ शब्द। तो याद रखिएगा रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगरूढ़। तो इस तीनों के बारे में चलिए अब हम लोग डिटेल से जानते हैं। जो रूढ़ शब्द पहले किसे कहेंगे, तो देखिए पहला हमारा क्या है, तो रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो बोला जा रहा है जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिसके खंड किए जाने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग बोलेंगे रूढ़ शब्द। या दूसरी भाषा में इसे बोलेंगे तो बोल सकते हैं जिन शब्दों के खंड नहीं किया जा सके। खंड नहीं किया जा सके मतलब जैसे बोलिए नाक, तो नाक का हम खंड नहीं कर सकते, या मान लीजिए हम अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, ना अलग करेंगे और क अलग करेंगे, तो ना इसका कोई अर्थ निकलता है और ना ही इसका कोई अर्थ निकलता है। तो दोनों भाषा में समझ लीजिए, या तो जिन शब्द के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे भी हम लोग बोलेंगे रूढ़ शब्द, या बोल सकते हैं हम जिन शब्दों के खंड नहीं हो या जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे बोलेंगे नाक, मान लीजिए राम हो गया, तो राम एक शब्द है, इसको अलग करेंगे तो क्या करेंगे, रा और म को अलग करेंगे, ना ही राम का कोई अर्थ है और ना ही म का कोई अर्थ है। तो याद रखिएगा जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहेंगे, तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं। मतलब ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना है
और बोला जा रहा है जो जिनका सभी खंड, जिसका सभी खंड कैसा है, तो जिसका सभी खंड सार्थक होते हैं। सार्थक मतलब अर्थ देने वाला, मतलब जिसका कुछ अर्थ हो। तो बोला जा रहा है यौगिक शब्द में ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना हो और जिनका सभी खंड क्या है, सार्थक है। सार्थक मतलब कुछ ना कुछ अर्थ देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे यौगिक शब्द। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना है और जिसका प्रत्येक खंड कैसा होना चाहिए, सार्थक होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। या सिंपल भाषा में बोलेंगे तो बोल सकते हैं जिस शब्द के खंड किए जाने पर उसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक। जैसे मान लीजिए यहाँ है घुड़सवार, तो घुड़सवार एक क्या है, शब्द है। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्द कौन कौन है, तो एक है घोड़ा और दूसरा है सवार। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। तो देखिए घोड़ा और सवार दोनों को मिलाइएगा तब जाके होता है घुड़सवार। तो यहाँ देखिए दोनों का अलग अलग अर्थ है। घोड़ा का मतलब घोड़ा और सवार का मतलब सवार, तो दोनों का अर्थ है यहाँ, इसलिए इसको बोलेंगे यौगिक शब्द। उसी प्रकार है हिमालय। तो हिमालय भी एक शब्द है जो दो अर्थ मतलब दो शब्द से मिलकर बना है। एक है हिम और दूसरा है आलय। क्या है, हिम और आलय। तो हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, और आलय मतलब होता है घड़, मतलब बर्फ का घड़। तो हिमालय को भी हम दो पार्ट में जब तोड़ेंगे तो दोनों पार्ट का क्या है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो इसीलिए हिमालय को भी हम लोग बोलेंगे यौगिक शब्द। उसके बाद हो गया विद्यालय। तो विद्यालय भी दो शब्द से मिलकर बना है। एक है विद्या और प्लस क्या होता है, आलय। मतलब विद्या मतलब हो गया विद्या और आलय का मतलब क्या हो गया, घर। तो विद्यालय में भी जो दो शब्द यूज हुआ है, विद्या और आलय, इस दोनों का क्या है, अर्थ है। मतलब इसके खंड किए जाने पर दोनों खंड क्या है, सार्थक है, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ देता है। इसीलिए विद्यालय को भी हम क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। तो उम्मीद है यौगिक भी समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यौगरूढ़ शब्द। तो यौगरूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे यौगरूढ़ शब्द कहेंगे। तो यौगरूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जैसे आप लोग समास कभी पढ़े होंगे, तो समास में पढ़े होंगे बहुव्रीहि समास, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। उसी प्रकार से हम यौगरूढ़ शब्द भी वैसे ही है, जो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया पंकज। तो पंकज का मतलब क्या हो गया, पंख प्लस ज। तो पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है, और ज का मतलब जन्म, अर्थात जिनका जन्म कीचड़ में हुआ है या जो कीचड़ में जन्म लेता है, अर्थात क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कमल। तो देखिए पंकज का यह मतलब क्या हो जाएगा, कमल। तो ये अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करेगा, कमल, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यौगरूढ़ शब्द। उसी प्रकार है लंबोदर। तो लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर, उदर मतलब होता है पेट, अर्थात जिसका पेट लंबा है। तो ये समझ सकते हैं कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे गणेश जी। क्या हो जाएंगे, गणेश जी। तो ये भी अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए लंबोदर को भी हम बोलेंगे जो क्या होगा, तो ये हो जाएंगे यौगरूढ़ शब्द। उसी प्रकार हो जाएगा चक्रपाणी। तो देखिए चक्रपाणी में भी दो शब्द है, एक है चक्र और दूसरा क्या है, पानी। तो देखिए चक्र का मतलब होता है चक्र, और इस पानी का मतलब क्या होता है, तो इस पानी का मतलब होता है ग्रहण करना। इस पानी का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। और एक होता है ये पानी, तो इस पानी का मतलब होता है पीने वाला, जो आप लोग पानी का यूज करते हैं पीने वाला, वो हो गया इस पानी का मतलब पीने वाला पानी, और इस पानी का मतलब होता है ग्रहण करना। तो चक्र पानी मतलब चक्र जो ग्रहण किए हैं, तो कौन किए हैं, तो ये किए हमारे विष्णु जी। तो इसका जो अर्थ हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, विष्णु जी। तो ये भी क्या है, तो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए विष्णु जी भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यौगरूढ़ शब्द के उदाहरण। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं जैसे वीणा पानी, दशानन, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो यौगरूढ़ शब्द के उदाहरण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से मौखिक रूप से रिपीट कर देता हूँ। जो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
रूट शब्द, या दूसरी भाषा में बोलेंगे तो जिन शब्दों का कोई खंड नहीं होता है या खंड नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे रूट शब्द। जैसे बोला मैंने नाक, तो नाक में से ना अलग कीजिए और क अलग कीजिए, तो ना का कोई अर्थ है ना क का कोई अर्थ है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग रूट शब्द। उसके बाद यौगिक शब्द किसे कहेंगे, तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना है और जिसका प्रत्येक खंड क्या हो, सार्थक हो। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। जैसे हो गया घुड़सवार, तो घुड़सवार में क्या है, तो घोड़ा और सवार दोनों खंड है और दोनों खंड का क्या है, तो कुछ अर्थ है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग यौगिक शब्द। उसी प्रकार हो गया हमारा विद्यालय, हिमालय। विद्यालय में भी दो शब्द है, विद्या और आलय, तो विद्या का भी कुछ अर्थ है, आलय का भी कुछ अर्थ है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द के उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यौगरूट शब्द। तो यौगरूट शब्द मैंने क्या बताया है, जो ऐसे शब्द जो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब हो गया लंबा है उधर जिसका, अर्थात जिसका पेट लंबा है, तो उसे बोल सकते हैं गणेश जी। उसी प्रकार हो जाएगा चक्रपाणी, पंकज हो गया, वीणा पानी हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो यौगरूट शब्द के उदाहरण। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस फैमिली को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।